नमस्कार, विज्ञान की दुनिया से आपको जोड़ने वाले खास कार्यक्रम साइटेक में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के इस अंक में हम आपको टेक्नोलॉजी के कमाल के साथ एक विशेष खगोलीय घटना की जानकारी देंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साइटेक। आम लोगों की अपेक्षा दिव्यांगजनों को रोजमर्रा के काम करने में काफी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में आधुनिक तकनीक ही है जो उनके जीवन को आसान बना रही है। खासकर रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन कैसे इस दिशा में काम आ रही है, इसका उदाहरण है हाल ही में विकसित एक रोबोटिक बांह जो आंखों की टकटकी से संचालित होती है। कैसे, आइए देखते हैं। SSMI यानी कि सीवियर स्पीच एंड मोटर इम्पेयरमेंट एक ऐसी अवस्था जिसमें बोलने और चलने के साथ साथ हाथ पैर पर नियंत्रण में इंसान को मुश्किल होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आम भौतिक क्रियाओं जैसे कि जॉयस्टिक, माउस या ट्रैकबॉल जैसे उपकरणों या फिर स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग आसानी से नहीं कर पाता। ऐसे में आंखों से संचालित होने वाले कंप्यूटर इंटरफेस उनकी मदद कर सकते हैं। कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक नेटवर्क पर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बातचीत करने की अनुमति देता है। भारतीय विज्ञान संस्थान में सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के शोधकर्ताओं ने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक रोबोटिक आर्म विकसित किया है। ये रोबोटिक आर्म आई गेज यानी कि आंखों की टकटकी से संचालित किया जा सकता है। रोबोट के लिए ऐसा होता है जो एक रोबोटिक आर्म आई कैन मेक इट, और मैं इसको विद इन अ लिमिटेड एरिया जो भी जहाँ पे भी हम चाहे थे वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और ये दो अलग डेवलपमेंट है, जो एक है आई गेज ट्रैकिंग और दूसरा है रोबोटिक आर्म मूवमेंट। ये एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है जिसमें वेबकैम और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। ये दूसरे आई गेजिंग सिस्टम की तरह नहीं है जिसे सर पर लगाने की जरूरत होती है। SSMI से प्रभावित लोग, खासतौर से छात्र, सामने दिखने वाले दृश्य क्षेत्रों में किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ऐसे में उपयोगकर्ताओं के चेहरे के लाइव वीडियो फीड के विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया है। इसे ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन से जोड़ा गया है ताकि उपयोगकर्ता रोबोटिक बांह के उपयोग से चीजों को उठाने या फिर रखने जैसा काम कर सके। ये हमारा जो लैपटॉप स्क्रीन है, ये इट विल वर्क लाइक अ ट्रांसपेरेंट मीडिया, मतलब आपने इसका अंदर से देख सकते हैं जो इसका पीछे किया है। तो इसको ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मेरा पास दो कोऑर्डिनेट स्पेस आ जाता है। एक कोऑर्डिनेट स्पेस होता है जो हमारा लैपटॉप स्क्रीन का जो XY वैल्यू पिक्सल्स है, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट स्पेस है जो रोबोट का XYZ कोऑर्डिनेट। तो हम लोग ऐसा कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप किया। तो उससे क्या होता है, जो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे सोचिए यहाँ पे मैंने दिखा, एंड देन मैंने वो कोऑर्डिनेट वो लीनियर रिग्रेशन या व्हाटएवर मॉडल उसमें डाला, एंड इट विल कन्वर्ट दिस XY कोऑर्डिनेट इनटू अनदर सेट ऑफ XY कोऑर्डिनेट जहाँ पे रोबोट मूव कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग जो आई गेज का मूवमेंट को रोबोटिक आर्म का मूवमेंट में कन्वर्ट किया। फिलहाल इसे चेन्नई की विद्यासागर संस्था में लगाकर उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये इंटरफेस भविष्य की तकनीकों की राह को आसान करता है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि शिक्षा, प्रशिक्षण और पेशेवर जीवन पर शारीरिक दुर्बलता हावी नहीं हो सकती। और अब बात करते हैं बेहद ही रोचक पक्षी पेंगुइन के बारे में। आप तो जानते हैं ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता पर बहुत अच्छा तैराक है। आप ये भी जानते होंगे कि इसे हम स्तनधारियों की तरह ही अपने शरीर को गर्म रखना पड़ता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पेंगुइन की प्रजातियों में सबसे बड़ा एम्परर पेंगुइन एक ऐसी बर्फीली समुद्री सतह पर प्रजनन करता है जिसका तापमान -45 डिग्री से नीचे तक जाता है। आखिर कैसे है यह संभव, आइए देखते हैं। जब भी पेंगुइन का जिक्र आता है तो अंटार्कटिका की एक तस्वीर जहन में उभरती है, जहां मानो
मोटे सफेद काले ओवरकोट में लिपटा कोई इंसान नुमा जीव बर्फ की चादर पर चला जा रहा हो। परों के खास विन्यास से बना यह बाहरी वाटरप्रूफ कोट इन्हें न केवल सर्दी से बचाता है बल्कि गहरे पानी में गोते लगाने में भी मदद करता है। शरीर की बनावट और त्वचा के नीचे वसा की खास परत भी तापमान को शरीर से बाहर जाने से रोकती है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, विशेषकर एम्परर पेंगुइन के लिए। एम्परर पेंगुइन यानी एप्टिनोडाइटिस फॉस्टेरी पेंगुइन की 18 प्रजातियों में से एक है। ये सबसे ठंडे महाद्वीप अंटार्कटिका में रहता है और धरती के सबसे विषम जलवायु को झेलता है। ये रीढ़ की हड्डी वाला एकमात्र ऐसा प्राणी है जो दक्षिण गोलार्ध की सर्दियों में प्रजनन करता है, जहां उन्हें -45 डिग्री के नीचे का तापमान सहना पड़ता है और 50 मीटर प्रति सेकंड की तेज हवा झेलनी पड़ती है। नर एम्परर पेंगुइन अंडे सेता है और अंडे के फूटने तक लगभग 4 महीने का उपवास करता है। ऐसे में ऊर्जा बचाने और शरीर का तापमान बरकरार रखने के लिए नर पेंगुइन एक झुंड में इकट्ठा हो जाते हैं। इनके इस व्यवहार को हडलिंग या झुंड बनाना कहते हैं। एक झुंड की संख्या 5000 तक भी हो सकती है। झुंड में इकट्ठा पेंगुइन एक दूसरे से इतने करीब होते हैं कि उनका हिलना डुलना असंभव लगता है। बावजूद इसके हर पेंगुइन को बाहरी घेरे से मध्य के गर्म स्थान में और वहां से फिर बाहर जाने का मौका मिलता है, और वो भी बिना किसी धक्का मुक्की के। लेकिन कैसे? इसका जवाब मिलता है PLOS ONE जर्नल में कुछ साल पहले छपे एक शोध पत्र में। शोधकर्ताओं ने एक मध्यम आकार के झुंड का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सूर्य ढलते ही तापमान घटकर -33 से -43 डिग्री तक आ गया। पेंगुइन इकट्ठा होने लगे और एक सघन झुंड बना लिया। झुंड का घनत्व लगभग 21 पेंगुइन प्रति वर्ग मीटर था, जो लगभग स्थिर था। शोधकर्ताओं ने देखा कि झुंड में इस जाम जैसी स्थिति के बीच हर एक 30 से 60 सेकंड के अंतराल पर पेंगुइन 5 से 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कदम उठा रहे थे, जिससे हलचल हुई जो पूरे झुंड में एक लहर के रूप में फैल गई। जब लहर अंतिम पंक्ति तक पहुंच जाती है तो झुंड फिर से जाम की स्थिति में होता है। इस तरह से एक शफलिंग यानी फेंटने की क्रिया होती है और हर एक पेंगुइन को झुंड के गर्म मध्य भाग में जाने का अवसर मिलता है। वैज्ञानिकों ने हडलिंग की इस गतिविधि की तुलना गैस या द्रव में ध्वनि तरंगों के प्रसार से की है। शोध में यह भी पाया गया है कि एक पेंगुइन झुंड में अपने पड़ोसी की तुलना में अपना स्थान नहीं बदलता है और बिना धक्का दिए ये एक तरफ से घुसता है और दूसरी तरफ से झुंड से बाहर आता है। वाकई पशु पक्षियों की दुनिया हमेशा इसी तरह के अपने बेमिसाल अनुशासन से इंसानों को प्रेरित करती रही है। जुलाई 2020 को स्काई वॉचर्स कुछ रोचक और दुर्लभ खगोलीय घटनाओं के लिए याद रखेंगे, जिनमें से एक है कई दिनों तक दिखने वाला नियोवाइस धूमकेतु। ये धूमकेतु अब अगले 6800 सालों तक दोबारा नहीं दिखेगा, यानी युगों का अंतराल। आखिर कुछ समय तक धरती से दिखने वाला ये जलती हुई पूंछ वाला आकाशीय पिंड कहां से आता है और फिर कहां ओझल हो जाता है? आइए जानते हैं इसका जवाब। एक समय था जब आकाश में दिखने वाला ये धूमकेतु लोगों के लिए कौतूहल का विषय था, लेकिन आज हम जानते हैं कि एक धूमकेतु 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के समय के अवशेषों का जमा हुआ बर्फीला गोला है, जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु आरंभिक धरती और अन्य ग्रहों पर पानी और कार्बनिक यौगिक लेकर आए होंगे। खगोल विज्ञानी गेरार्ड कूपर के 1951 के सिद्धांत के मुताबिक नेपच्यून ग्रह से दूर बर्फीली निकाय की एक चक्रीय पट्टी है, जहां बड़ी संख्या में काले पिंड सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये बर्फीले पिंड प्रायः गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्ष में धकेल दिए जाते हैं, जिससे ये सूर्य के नजदीक आ जाते हैं और धूमकेतु बन जाते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में करते हैं,
और उन्हें 200 साल या उससे कम समय लगता है। वहीं कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वो मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा में हजारों वर्ष लगाते हैं। धूमकेतु में एक छोटा जमा हुआ हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें बर्फीले टुकड़े, जमी हुई गैसें और धूलकण होते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है तो ये गर्म हो जाता है और एक वातावरण या कोमा बनाता है। सूर्य की गर्मी से धूमकेतु का बर्फ गैस में बदल जाता है, जिससे कोमा काफी बड़ा हो जाता है। सूर्य का प्रकाश और सौर वायु का दबाव कोमा के धूल और गैसों को सूर्य से दूर उड़ा देते हैं, जो लंबा चमकीला पूंछ जैसा दिखता है। उम्मीद है आज का SciTech आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि किसी रोचक विषय के विज्ञान के बारे में हमसे जानना, तो वो भी हमें लिख भेजिए। हम उसे अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर SciTech के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।